ओके जी। सो दोनों ग्रुप में अलग अलग व्यू था ना जो पोल कराए थे। तो एक ग्रुप में ज़्यादा पार्टिसिपेंट मल्टीवेरिएट के पक्ष में थे, एकलव्या 1 में है ना। एकलव्या 2 वाले में डिस्क्रिप्टिव के पक्ष में ज़्यादा बच्चे थे। तो दोनों में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो क्या करें? जैसे अभी हमने क्या क्या डिस्क की, तो अभी ऐड हुआ है इसमें क्या क्या है, सिंपल है, ये सब अपने स्कूल डेज में पढ़े होंगे। तो मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा क्या क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पल एंड पॉपुलेशन। सैम्पल क्या है, पॉपुलेशन क्या है। तो ये कहीं ना ये सैम्पलिंग में भी थोड़ा सा हेल्प करेगा। ये सैम्पलिंग जो है ना, यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो रैंडम सैम्पल पैरामीटर है ना, इस है सैम्पल वेरिएंस यहाँ से पाएगा। लेकिन ये तो है ना मेनली ये डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें क्या है कि डेटा करेस्पॉन्डिंग बात करना है। वहाँ पे सैम्पलिंग में रैंडम वेरिएबल आएगा, यहाँ पे कोई रैंडम वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा होंगे, उसके करिस्पॉन्डिंग बात करना है। जैसे गुप्ता कपूर वाली बुक देखोगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका चैप्टर 2 है आई थिंक ये। इसमें देखना है कि है ना कि सैम्पल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये समझना है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डेटा किस टाइप के होते हैं, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे हिस्टोग्राम है ना, बार ग्राफ, ये सब आपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो क्लास है ना, ये सब पढ़ा होगा क्लास 6 7 8 9 10 11 12, स्पेशली 12th में तो 11th में लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स होता था, प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स है ना, दो चैप्टर होते थे ना। तो स्टैटिस्टिक्स वाले स्कूल डेज वाला रिवाइज एटलीस्ट 9 10th वाला करना पड़ेगा रिवाइज आपको, जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था। सो 9 10th का स्टैटिस्टिक्स, फिर 11th में भी स्टैटिस्टिक्स है, अगर एनसीईआरटी की करस्पॉन्डिंग में बात करूँ तो। 12th में स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो चैप्टर का नाम नहीं था, तो ये रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो है कि हालांकि इजी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बेसिक डे टू डे जो यूज़ करते हैं ना स्टैटिस्टिक्स हम लोग जनरली, ये बाकी सब्जेक्ट में भी काफ़ी यूज़ होता है डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो बायोलॉजी हो, डिफरेंट बैकग्राउंड में, ये सब है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है ना ये। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन कैसे निकालेंगे, एथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, मोड कैसे निकलेगा। तो अभी यही चीज़ हम रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग पढ़ रहे थे, अब हमें डिस्क्रिप्टिव में डेटा करस्पॉन्डिंग देखना है। फिर है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज क्या है, क्वार्टाइल है ना, रेंज इनर रेंज, देन आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, मीन डेविएशन अबाउट अ पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी, हमने ये सब चीज़ें रैंडम वेरिएबल वाले डिस्कस किया है कुछ पार्ट। मोमेंट्स क्या है, सेंट्रल मोमेंट क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है, बाईवेरिएट डेटा कैसा होगा, देन है ना स्कैटर डायग्राम है, कोवेरिएंस है, सिंपल एंड पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस, सिर्फ 3 वेरिएबल तक। ठीक है, देन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये है। तो ये डिस्कस कर सकते हैं, मुझे अभी लगता है ना। पहले ये वाला पार्ट देखो, ये प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया है, यूनिवेरिएट डिस्कस किया हमने, मल्टीवेरिएट डिस्कस करना है। तो यूनिवेरिएट से डायरेक्टली कनेक्टेड मल्टीवेरिएट है, वही वर्ड्स आएगा जो यहाँ पीएमएफ था, तो यहाँ ज्वाइंट पीएमएफ आएगा, यहाँ पीडीएफ है ज्वाइंट पीडीएफ आएगा। तो ये मल्टीवेरिएट में लगता है पहले ये कर लेते हैं मल्टीवेरिएट वाला पार्ट, फिर स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट है, दोनों के साथ लिख दिया ना। तो ये पार्ट पहले खत्म कर देता हूँ, इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जैसे यूनिवेरिएट भी पढ़ा ना आप लोगों ने, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। फिर डिस्क्रिप्ट कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, एंड फिर ये रहेगा आगे लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से जनरली इन्फरेंस आ जाता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की अगर आप बुक देखोगे तो लिमिट थ्योरम तक रहता है, तो यहाँ तक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इसके बाद इन्फरेंस स्टार्ट हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अलग एरिया हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी की जो होती है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट लिमिट थ्योरम आता है। फिर इन्फेरेंस में ये पार्ट आ जाता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर बाकी ये अलग सब्जेक्ट है, नॉन पैरामेट्रिक, स्टोकेस्टिक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है पहले हम लोग ज्वाइंट वाला कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन इस पे आएंगे। सिलेबस तो पूरा होना है, और एकलव्या 1 में मैथ्स हो चुका है, तब स्टैट चलता रहेगा। एकलव्या 2 में इंटीग्रल अभी चल रहा था है ना, तो इंटीग्रल का थ्योरी तो खत्म कर दिया मैंने लास्ट टाइम, प्रॉब्लम डिस्कशन बाकी है। तो अभी मैं एकलव्या 2 वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लो। तो जैसे क्या होगा, एक क्लास बीच में हम ब्रेक देके सिर्फ एकलव्या 2 की क्लास में इंटीग्रल कराएंगे हम। ठीक है, मेनली उसमें इंटीग्रल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, या आप प्रॉब्लम सॉल्व कंप्लीट करो जितने भी डीपीपीज है नॉन पीवाईक्यू के या पीवाईक्यू वाले भी जो है जैम के, एमए वाले और एमएस वाले दोनों करना। जो मैथ्स पोर्शन है क्वेश्चन है ना, जैम एमए एमएस दोनों का कर लो, जो मैथ्स पोर्शन आप कॉमन है उसमें। एंड देन जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रल ऐसे थ्योरी खत्म हो गया है, एकलव्या 2 में भी इंटीग्रल की, बस प्रॉब्लम बाकी है डिस्कशन, तो एक क्लास रख के वो कर लेंगे। बाकी जिन लोगों को मॉक टेस्ट जैसा ना, तो उसकी भी क्लास रख सकते हैं। तो 1 by 1 ही हो सकता है ना, ये है। तो प्रायोरिटी में है कि पहले सिलेबस खत्म हो जाए,
साथ साथ में PYQ यूनिट वाइज कर लो, फिर तो बचेगा वही PYQ मॉक टेस्ट ये डिस्कशन करना, ठीक है। सो ठीक है, चलो यहीं से स्टार्ट। यूनिवेरिएट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ना, इसमें कुछ नया ऐड तो नहीं हुआ है, देख लो। ये पार्ट हमने दोनों बैच में सही से कंप्लीट किया था। बाकी प्रॉब्लम अगर हो तो पूछ सकते हो। अभी मल्टीवेरिएट से स्टार्ट करते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर। तो ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिस्क्रिप्टिव इसके बाद करते हैं, या लिमिट थ्योरम के बाद भी कर सकते हैं, देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी डेली क्लास होगी, तो अभी 7 दिन मैं ही क्लास लूँगा, अभी तत्काल इसको कंप्लीट करना है, तो 7 दिन अभी क्लास मेरी डायरेक्ट लगातार होगी, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं, डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेक्टर, ज्वाइंट एंड मार्जिनल CDFs ऑफ रैंडम वेक्टर, ठीक है ना। चलिए, तो रैंडम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरेटिकली उतना नहीं जाएंगे हम लोग, जस्ट जैसे रैंडम वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है, राइट। सो बिना मेजर थ्योरी यूज किए अगर हम डिफाइन करें तो क्या था रैंडम वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, है ना। ओमेगा सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट मैप ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। ये बेसिक ये डेफिनेशन है। अगर मेजर थ्योरी यूज करोगे तो फिर वो एक्स इनवर्स माइनस यूनिट एक्स आएगा। तो अभी बिना मेजर थ्योरी का देखते हैं। तो रैंडम वेक्टर क्या होगा, रैंडम वेक्टर जस्ट जैसे वेक्टर का यहाँ मतलब होता है कि समझो कॉलम मैट्रिक्स टाइप का, या रो मैट्रिक्स ले सकते हो आप। सो जैसे रैंडम वेक्टर अगर लिखेंगे, रैंडम वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसा डिनोट करेंगे। तो ये लाइन जब मैं लगाऊंगा एक्स के नीचे, तो लाइन लगाने का मतलब वेक्टर है, ये जस्ट एक्स रैंडम वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि इट इज, जैसे 2 है तो ये ऑर्डर पेयर ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स, अगर 3 है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल्स, या n है तो इट इज n टपल ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो इसको हम रैंडम वेक्टर बोलेंगे, और ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 x4 xn, दीज आर रैंडम वेरिएबल्स, एंड दिस, इसको एज अ n टपल लिख दिया हमने, तो ये हमारा रैंडम वेक्टर है। कई बार ऐसा भी रहता है, आप कुछ जगह ऐसा भी देखोगे कि ये लोग ऐसा लिखते हैं x1 x2 xn, स्पेशली मल्टीवेरिएट है ना जो एनालिसिस होता है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों Rn का मेंबर है ना। यहाँ भी देखोगे ऐसा लिखा होगा, दिस बिलोंग्स टू Rn, है ना, दिस बिलोंग्स टू Rn, क्योंकि x तो रियल नंबर है ना। आपको पता है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस रिप्रेजेंट, ये कहना चाह रहा है दैट इज x ओमेगा बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, ये मतलब है। तो यहाँ पे ये Rn का मेंबर है, जहाँ पे ईच xi रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो हेयर x1 x2 डॉट 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 xn आर रैंडम वेरिएबल्स। ये क्या है, रैंडम वेरिएबल्स, और ये जो x है दिस इज कॉल्ड रैंडम वेक्टर, एंड ये जो है देन, ये जो वेक्टर हम x लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वेक्टर, ठीक है। तो आपको ये सेंस समझ आ रहा है रैंडम वेक्टर बोलने का क्या मतलब है। वेक्टर है क्योंकि ये n टपल ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हैं, या कॉलम मैट्रिक्स ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो कई बार ऐसा आपको लिखा मिलेगा, कई बार ऐसा, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को रैंडम वेक्टर समझने में। सो देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स, n कुछ भी हो सकता है, n यहाँ पे क्या है, सो n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। अगर एक ही हुआ तो वो जस्ट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, 2 हुआ तो उस तरह से ऑर्डर पेयर इन ऑल दैट। तो मैं अभी इसको ही लिख के चलता हूँ, ठीक है। सो अगर हम डिफाइन करें तो इन्होंने जैसे कहा ना कि भाई रैंडम वेक्टर का डेफिनेशन लिखो, तो रैंडम वेक्टर डिफाइन किया हमने, क्योंकि पहले हर टर्म को समझना है आपको। सो यू अंडरस्टैंड दिस टर्म रैंडम वेक्टर, ठीक है। देन अब है ज्वाइंट एंड मार्जिनल, यहाँ क्या कह रहा है, ज्वाइंट एंड मार्जिनल CDFs ऑफ रैंडम वेक्टर। तो ज्वाइंट डिफाइन करते हैं, मार्जिनल तो आप जानते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं कि मार्जिनल CDF का मतलब होता है, मार्जिनल का मतलब यहाँ होगा अलोन, है ना, ज्वाइंट मतलब ऑल टुगेदर, ये मतलब है। तो मार्जिनल जब निकालना होगा तो सिंगल रैंडम वेरिएबल का हम लोग फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे अगर आप लिखते हैं, हम वर्ड लिखते हैं, मान लो कि मार्जिनल CDF ऑफ XI, आई कुछ भी हो सकता है 1 से लेके n तक, तभी ऐसे लिख देता हूँ मैं,
सी डी एफ ऑफ एक्स आई। तो इसका नोटेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स आई, या वेरिएबल मान लो एक्स लिख दिया आपने, या एक्स आई भी लिख सकते हो, मर्जी है, एक्स लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब होगा कि एक्स आई लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस यू नो ऑलरेडी, हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है। तो मार्जिनल सी डी एफ मीन्स अलोन, है ना, मार्जिनल का मतलब यहाँ समझो अलोन, सिंगल, है ना, है। ज्वाइंट है तो ऑल टुगेदर हमें सी डी एफ लिखना है, ज्वाइंट मतलब सबका एक साथ कॉमन, तो उसका अलग डेफिनेशन होगा। सो मार्जिनल सी डी एफ ऑफ एक्स आई, तो मतलब सी डी एफ ऑफ एक्स आई दैट यू नो, है ना। तो यहाँ पे ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सी डी एफ एक्स आई का क्या होगा, है ना। आई यहाँ पे क्या हो सकता है, फॉर ऑल आई 1 2 3 एन तक, एन तक ऐसा हो सकता है। अब इसे ज्वाइंट की बात करें, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, ज्वाइंट सी डी एफ ऑफ वैक्टर एक्स, तो ऐसा लिखा रहेगा। तो वैक्टर एक्स में है क्या एक्चुअली, तो मतलब ऐसा होगा, या तो ऐसा लिखा होगा, दैट इज ज्वाइंट सी डी एफ ऑफ x1 x2 xn, ऐसा आएगा, ज्वाइंट सी डी एफ ऑफ x1 x2 xn आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ज्वाइंट सी डी एफ ऑफ, ये तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, है ना, ये तो ऐसे, या वही बात है, यू राइट दिस वे। इसका ज्वाइंट सी डी एफ को डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल ऐसा होगा। तो मेनली हम f से डिनोट करेंगे, यहाँ f वेक्टर x होगा, एंड अब यहाँ पे सबके करस्पॉन्डिंग एक एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। यहाँ पे जैसे अगर आप लेना चाहते हो तो एक्स आई यू कैन टेक ए स्मॉल एक्स आई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैपिटल एक्स आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स आई, इस तरह से। तो ज्वाइंट सी डी एफ को डिफाइन कैसे करेंगे, सो इसका सिंपल डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x1, कॉमा, तो कॉमा का मतलब हालांकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो, x2 लेस देन इक्वल टू x2, ये चलता रहेगा xn लेस देन इक्वल टू xn। तो इसको और थोड़े ठीक से लिखे हम, तो ये ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है, अच्छा पहले कैसे डिफाइन किया था हमने, कि जैसे इसको अगर वैसे लिखूँ तो इसको मैंने पहले, आपको याद होगा, मैं कुछ ऐसा डिफाइन किया था, ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट एक्स आई करस्पॉन्डिंग टू ओमेगा लेस देन इक्वल टू दिस एक्स आई, यही मतलब होता है, तो उसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि वही x1 ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू x1, कॉमा तो इंटरसेक्शन है, आप ऐसे समझना चाहो तो वैसे लिख सकते हो कि दिस इंटरसेक्शन, कॉमा यहाँ लिख रहा हूँ, अभी इंटरसेक्शन समझ लो, या इसको मैं ऐसे यहीं बना दूँ कि दिस इंटरसेक्शन, है ना, इस तरीके से आएगा। तो इससे अच्छा मुझे लग रहा है यही ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से, कॉमा x2 ओमेगा लेस देन इक्वल टू x2, x3 ओमेगा लेस देन इक्वल टू x3, ये चलता रहेगा। तो ज़्यादा लिखने से अच्छा डॉट 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 लगा देता हूँ, तो यहाँ होगा xn ओमेगा लेस देन इक्वल टू xn, इस तरीके से। नहीं तो वैसे लिखना है तो भी यही बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू x1 इंटरसेक्शन x2 लेस देन इक्वल टू x2 इंटरसेक्शन x3 लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन xn लेस देन इक्वल टू xn। सो ऑल थ्री, है ना, ये जो तीनों लिखा है ये सब इक्विवेलेंट है, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीनों। सो यहाँ पे लिखेंगे अ फंक्शन f, ठीक है, ये f या fx है ना, तो यहाँ fx ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका डोमेन में कितने मेंबर है, Rn 201। अगर यहाँ पे लिखते जो fxi था, तो fxi was R2R, इनफैक्ट R201 था, इट वाज
ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ। ये नॉर्मल CDF मतलब जैसे एक CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था तो वही मार्जिनल है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। R201 ये आएगा, है ना। तो fxi जो है ये आ जाएगा R201, fxi is R201 and कुछ डाउट है किसी को? सो अ फंक्शन दिस, है ना, डिफाइंड एज दिस इज कॉल्ड, है ना, so this is called joint CDF of a random vector x। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो भाई, कुछ समझने में दिक्कत है तो। इसको 2 के लिए लिखूंगा शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा, अभी n के लिए थोड़ा वैसा लग रहा होगा कि कॉम्प्लिकेट सा है। कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, जैसे एक के लिए सिंगल लिखते हैं तो इसमें ज्वाइंट हो गया तो एक साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन En, तो n रैंडम वेरिएबल का इंटरसेक्शन है, यही है। अगर n यहाँ 2 रख दे फॉर एग्जांपल, अगर मैं n को 2 रखता हूँ जैसे, और x वेक्टर मान लो ऐसा है x1 कॉमा x2, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर आपको बोलता है जॉइंट CDF ऑफ x, तो इसका नोटेशन हम ये रखेंगे x1 कॉमा x2, या कई जगह इसको ऐसा भी लिखा रहता है कि ऐसा लिखा रहेगा बुक में x1 x2, ये नोटेशन है। इसका डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये डिफाइंड होगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x1, ये एक इवेंट है, ऐसा है ना, या इसको वैसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x1, x2 लेस देन इक्वल टू x2, ये है, ठीक है। सो सर यहाँ पे x1 और x2 जो दो रैंडम वेरिएबल है ना, हाँ, लेकिन अ, दोनों सेम वो प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइंड है, हाँ यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, दे आर डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो ये जो रैंडम वेक्टर लिखते हैं ना, जिसमें लिखा था ना कि दे आर रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, सो ये जो है रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, डिफाइंड ऑन सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता था, अगर आपको याद है प्रोबेबिलिटी स्पेस, कोई बताओ किसी को याद है? प्रोबेबिलिटी स्पेस अगर मेजर थ्योरेटिक सेंस में लिखोगे तो इसमें 3 था, ओमेगा, सिग्मा फील्ड एंड पी। अगर बिना मेजर थ्योरी से लिखोगे तो ऑर्डर पेयर आएगा ओमेगा और पी।
तो मतलब ये है कि ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इन सब में सैंपल स्पेस कॉमन है, सिग्मा फील्ड कॉमन है और सेम प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज हो रहा है। पूछिए। सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि वो जो x1 और x2 लिखे हैं ना सर आपने, हाँ, क्या वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए कि अलग अलग भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, अलग अलग भी कर सकता है, इसलिए तो मार्जिन निकालेंगे। ज्वाइंट होगा, x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग भी हो सकता है। अगर सेम हो गया तो उसी को हम बोलेंगे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि फिर डिफाइन करूंगा, पहले भी हमने डिफाइन किया होगा। तो दोनों जरूरी नहीं कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। x1 का पीडीएफ अलग होगा, x2 का अलग होगा, x1 का सीडीएफ अलग हो सकता है, x2 का सीडीएफ अलग हो सकता है, ज्वाइंट गिवन होगा। तभी हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड। वही तो सीखना है कि ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे आएगा, तो ये हमें सीखना है अभी। तो अभी तो हम डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं कि जैसे ये रैंडम वेरिएबल था, फिर ये रैंडम वेक्टर है, डिफाइन किया। ये मार्जिनल सीडीएफ है, तो मार्जिनल सीडीएफ मतलब जस्ट सीडीएफ ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, वन रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ। मार्जिनल का मतलब ये हुआ। ज्वाइंट का मतलब हुआ कि रैंडम वेक्टर का सीडीएफ। तो रैंडम वेक्टर में एन रैंडम वेरिएबल्स हैं ना, जब हम रैंडम वेक्टर लिखते हैं, सो वन रैंडम वेरिएबल हैज एन रैंडम वेरिएबल्स, तो उन सब रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट सीडीएफ है वो। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक इंटरसेक्शन सबकी है, ऐसा समझ लो। तो वैसा है। अब मुझे अगर ये फाइंड करना है, जैसे ये ज्वाइंट दो के लिए लिख रहा हूँ ना, सो दिस इज ज्वाइंट सीडीएफ है ना, ये वही चीज है। सो ये जो है ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ x1 x2 है, इसको बोलेंगे द ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ x1 x2 इज डिफाइंड लाइक दिस। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि ज्वाइंट सीडीएफ ऑफ x1 x2 is defined like this: probability capital X1 less than equal to X1 comma या intersection X2 less than equal to X2. This is definition of joint CDF of X1 X2. ठीक है, so ये क्या है? This is joint CDF, ये definition है, अभी मैं सिर्फ definition लिख रहा हूँ। CDF of X1 X2, जिसी को आप X वेक्टर भी लिख सकते हो, तो इसका ज्वाइंट सीडीएफ है। अब क्वेश्चन है मार्जिनल कैसे निकले, अगर मुझे ज्वाइंट गिवन है, सो हाउ कैन वी फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल सीडीएफ? तो उससे पहले थोड़े कुछ और टर्म डिफाइन करें, जैसे अच्छा चलो मैं ऐसे अगर आपसे पूछ लूं कि चलो कुछ देखते हैं, अभी मैं ऐसे पूछूं आपसे, सो व्हाट विल बी रिमार्क में जस्ट पूछता हूं आपसे कि कैन यू कैलकुलेट व्हाट विल वैल्यू ऑफ एफ x1 x2, x1 और x2 की जगह प्लस इन्फिनिटी रख देते हैं, तो क्या लगता है ये क्या बनाएगा? जस्ट समझते हैं इसको। तो इसको मैं लिखता हूं एज इट इज। तो x1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल x1 इंटरसेक्शन, या कॉमा है तो वही मतलब है, एंड मतलब इंटरसेक्शन ही है, और x2 लेस देन प्लस इन्फिनिटी। देखो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, कई बार ना अभी लिखा मैंने अभी, जैसे जब हम शुरू में आपको हमने बताया होगा कि जब कहीं हम ये लिखते हैं कि जब कहीं हम ये लिखते हैं कि x इज इक्वल टू x है, लेट्स से ये इवेंट है, दिस इज एन इवेंट एक्चुअली, दिस एक्चुअली मीन इज दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट करेस्पॉन्ड्स दिस। ठीक, एक्चुअल मतलब ये है इसका। जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली ये है। मान लो दूसरा ये E1 है, लेट्स से ये दूसरा इवेंट लिख देता हूँ F। जब कभी हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू x, सो इसका मतलब है दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस that will give the value of x is less than small x. Small x is a fixed real number, capital X is a random variable. तो उसका मतलब एक्चुअली ये है, वो इवेंट लिख रहा हूँ EF। सो वैसे ही अभी जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, अब मैंने कहा x2 लेस देन, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसी में देखो कि ये तो बस समझाने के लिए है ना, ये है कि एक सेट है, कहने का मतलब ये एक सेट है, दिस इज एन इवेंट, ये एक इवेंट होगा, दिस इज एन इवेंट एक्चुअली, मतलब ये एक सबसेट होगा सैंपल स्पेस का, ये जो लिख रहा है ना, दिस इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि x लेस देन इन्फिनिटी कहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट विल करस्पॉन्ड x लेस देन इन्फिनिटी। तो ये सेट किसके इक्वल आएगा, क्या आप बता सकते हैं? इसके सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। ठीक है ना, तो ये सैंपल स्पेस, बिकॉज x करता क्या है, एक सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर में मैप करता है, तो हम कह रहे हैं कि ये ओमेगा आउटकम है, तो दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस
that will correspond capital X as less than infinity. तो whatever small omega you choose, सब पे कैपिटल एक्स इन्फिनिटी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि रेंज तो रियल नंबर है और रियल नंबर तो लेस देन इन्फिनिटी होगा, कोई फिक्स रियल नंबर होगा तो एक्स कैन नॉट एक्सीड इन्फिनिटी मींस all omega, for all omega this will be less than infinity, means this is a sample space actually. So this event is actually sample space. Similarly मैं आपसे नेक्स्ट पूछता हूं कि x लेस देन माइनस इन्फिनिटी होगा, तो मींस दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट विल करस्पॉन्ड नल x सेट लेस होगा, देन, तो ये कितना होगा, 5 तो ये एम्प्टी सेट हो 5 जाएगा, हो जाएगा। है नल ना, सेट। ठीक। तो अब आप समझिए आगे, ठीक है, तो ये भी एक इवेंट है, दिस इज श्योर इवेंट, दिस इज एन इवेंट, है ना, दिस इज एन इवेंट। तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज E1, दिस इज E2, E1 इंटरसेक्शन E2 है एक्चुअली, यहां E1 इंटरसेक्शन E2 है। तो अब मैं ही पूछना चाह रहा हूं ये किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब सैंपल ये स्पेस। कोई इवेंट होगा E, Probability of x1 less than x1 आ जाएगा, है ना, x1. हाँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये आ गया प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू x1, ये एक इवेंट है, इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, एंड सैंपल स्पेस इज यूनिवर्सल सेट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो ये तो एनी इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, दिस इज आल्सो एन इवेंट, दिस विल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आएगा। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आपको मिलेगा सो लेस देन x1 मिलेगा एक्चुअली। और ये क्या था, इसको अगर लिखेंगे दिस इज एक्चुअली F of x1। हाँ मार्जिनल CDF ऑफ x1। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मार्जिनल CDF ऑफ x1। अगर आप बोलते हैं CDF ऑफ x1 दैट्स आल्सो करेक्ट, बट मार्जिनल बोलने का सेंस यहाँ पे ये होता है कि कहीं ना कहीं हम रैंडम वेक्टर में डील कर रहे हैं, सो दिस इज द CDF ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल। So this was the joint CDF of x1 x2 at point this, so we got the marginal। तो इस रिमार्क से ये समझ आया कि अगर मुझे ज्वाइंट दिया होगा तो मार्जिनल हम कैसे निकालेंगे। एक तो हमें डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेक्टर क्या है, मार्जिनल CDF क्या है, ज्वाइंट CDF क्या है। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ज्वाइंट CDF अगर गिवन होगा तो क्या रिजल्ट है कि उससे मार्जिनल निकल आए। तो ज्वाइंट वाले में अगर x2 को इन्फिनिटी रख देंगे तो x1 का मार्जिनल आ जाएगा। इसी में दूसरा प्रोसेस करते हैं, मतलब अगर सेकेंड रिमार्क लिखूं मैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ज्वाइंट CDF दिया हुआ है, तो x2 की जगह अगर इन्फिनिटी रखेंगे ना तो ज्वाइंट CDF मार्जिनल CDF बन जाएगा x1 का, ज्वाइंट CDF विल बिकम मार्जिनल CDF ऑफ x1। उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। अब x1 के जगह पे हम प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं सर जी। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जॉइंट CDF ऑफ रैंडम वेक्टर्स विल बिकम द मार्जिनल CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हाँ बिकम्स, बट व्हेन इन्फिनिटी पुट करने पे, x2 को इन्फिनिटी रखने के बाद, when x1 is taken infinity the joint CDF becomes marginal CDF of x1। चलो इसको अगले पेज पे मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, ये तो ठीक है यहाँ तक, या इसको भी कंटिन्यू कर लो। देखो सो इसमें क्या है कि अभी मैं x1 को प्लस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको एज इट इज x2 रखते हैं, तो क्या आएगा, P of x2 is less than x2। तो सिमिलरली आप सिमिलर में वर्क करेंगे तो x1 लेस देन इन्फिनिटी, इक्वलिटी नहीं लगाएंगे बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, सो विल नॉट पुट, है ना, और लेस देन x2 लेस देन इक्वल टू x2, ये सैंपल स्पेस है तो ये आपके पास सैंपल स्पेस इनटू समथिंग, तो ये आ जाएगा x2 लेस देन इक्वल टू x2 जो कि CDF ऑफ x2 है, ठीक है। सो दिस इज द मार्जिनल CDF ऑफ x2। अब इसी को मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। तो ये तो अभी रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये कहीं ना कहीं दो रिजल्ट लिखे, इसको आगे थ्योरम लिख देता हूँ मैं। तो ये रिमार्क लिख रहा था समझाने के लिए, प्रूफ था एक्चुअली, इसका मैं आगे थ्योरम लिखता हूँ, है ना। तो थ्योरम हमने क्या लिखेंगे, हम थ्योरम कि लेट जॉइंट CDF ऑफ, है ना, मान लो वेक्टर x जो कि 2 डायमेंशनल की अभी हम बात कर रहे हैं, है ना, इज गिवन एज
ऐसा गिवन होगा एफ ऑफ x1 कॉमा x2 स्मॉल x1 स्मॉल x2, देन marginal CDFs of x1 and x2 can be obtained as, तो पहला क्या आएगा, तो पहला आपको मिलेगा पहला पॉइंट जो है, चलो फर्स्ट पॉइंट, तो कैसे हमें मिलेगा, तो हमने कहा कि चलो भाई अगर तुम x2 के प्लेस पे इन्फिनिटी रख दोगे तो तुम्हें ये x1 का मार्जिनल मिलेगा, जैसे पीछे हमने प्रूव किया इसको। दूसरा पॉइंट है कि जॉइंट वाले में अगर तुम x1 को इन्फिनिटी रख दोगे तो ये तुम्हें x2 का CDF मिलेगा, और ये प्रूफ हमने यहाँ पे किया है इसको, ठीक। फर्दर अगर मैं इसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करूं, अगर आपसे मैं पूछूं कि रिमार्क बना के ही कि भाई रिमार्क या नोट है ना, कि बताओ आपको क्या लगता है एफ ऑफ x1 कॉमा x2, अगर यहाँ x1 और यहाँ माइनस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, दूसरा एफ ऑफ x1 x2, या इंस्टीड ऑफ इतना लिखने के बजाय मैं सीधा सीधा देन करके लिख देता हूँ, है ना, इतना रुको इसी में क्यों इसको नाइस सेट होगा सर। एक मिनट है ना, तो सर 0 होगा। तो इससे क्या है ना, ये थ्योरम ही बन जाएगा, उतना मार्जिनल तो समझ आ रहा है हमें। एफ ऑफ x1 x2, यहाँ पे x1 कॉमा x2, यहाँ पे हम कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी रख दे रहे हैं x1 को, और ये x2 है। फिर तो ये सिंपल है ना, जरूरत पड़ेगी तो। पांचवा पॉइंट है कि अगर हमने दोनों को प्लस इन्फिनिटी रख दिया तो क्या होगा। छठा पॉइंट है कि दोनों को माइनस इन्फिनिटी रख दिया तो क्या होगा, क्या क्या आएगा। फिफ्थ का 1 होगा दोनों में या पहला दोनों में 0। 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सो यहाँ पे आएगा कि CDF ऑफ x1 एट x1, CDF ऑफ दिस एट x2, एंड इसको सिंप्लीफाई करो तो डिफरेंस क्या आएगा। देखो मैं यहाँ पे बस बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लस इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी लिखा होता तो यहाँ आएगा x2 लेस देन माइनस इन्फिनिटी, एंड दिस इज एम्प्टी सेट। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी लिखता हूँ तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ देखो ये ना, ये एम्प्टी सेट है, तो अगर x लेस देन माइनस इन्फिनिटी एम्प्टी सेट है तो ये बनाएगा एम्प्टी सेट, और समथिंग इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, एन इवेंट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 आएगी, 0 आएगी, और यहाँ 0 आएगी। ये क्या होगी, ये पूरा 1 सैम्पल स्पेस आ जाएगा। चेक करो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। आप प्रूफ लिख के देखो, मैंने 2 पार्ट का प्रूफ हमने लिखा था पीछे, बाकी आप सिमिलरली लिख के देखो। जो पहले 2 पार्ट का प्रूफ यहाँ हमने लिखा है रिमार्क में, ये प्रूफ है एक्चुअली उन दोनों का। इन द सिमिलर वे यू ट्राई टू राइट रेस्ट पार्ट, बाकी पार्ट को लिख के देखो डेफिनेशन के हिसाब से, ये है डेफिनेशन, यूज दिस डेफिनेशन, एंड इसके अकॉर्डिंग लिख के देखो क्या होगा। और नहीं समझ आ रहा तो पूछो, क्योंकि ये अभी यूज करेंगे ना, पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह के पूछे जाएंगे। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए लिखना। ठीक है ना, ये लिख लीजिए, हाँ। और इसे पीछे वाला सर। हम्म
सर एक बार सेकंड पेज भी बता दीजिए ना। हाँ सेकंड वाला पेज बता दीजिए ना एक बार। ये ठीक है ना, तो यहाँ तक ओके है। ये ज्वाइंट डिफाइन कर रहे थे, मार्जिनल ज्वाइंट, फिर ये लिख लिया होगा, ये देख लो, फिर ये हो गया। अभी टू के लिए बात करें, n बराबर टू रखा हमने, मतलब टू रैंडम वेरिएबल्स का ज्वाइंट डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसका मार्जिनल होगा अलोन। तो CDF की बात करें, ठीक है ना, CDF की बात कर रहे हैं। ओके जी, देखिए, सो नाउ सर हुआ सर लिख के। हो गया। हो गया सर लिख के। ओके देखो, उस पर एक एग्जांपल लिखता हूँ जस्ट। तो जैसे था ना, तुमने कहा कि x1 x2 का क्या CDF सेम होगा, हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना, उसमें कुछ भी जरूरी नहीं सेम होगा, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे देखोगे तो आपको खुद आइडिया लगेगा। सो मान लो अभी लिखता हूँ इज, कि जैसे f(x1 x2) इस तरह से लिखा हुआ है कि मान लो 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x2 इज लेस देन इक्वल, यहाँ और लिखा है, ठीक है, और यहाँ होगा e की पावर माइनस x1 प्लस x2 इफ x1 मोर देन इक्वल टू, एंड यहाँ एंड है, ठीक है ना, और नहीं, एंड x2 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव होगा तब जाके, इक्वलिटी हटा सकते हो चाहो तो, इक्वलिटी यहाँ से हटा सकते हो, कहीं एक जगह से हटा सकते हो, तो ये आ जाएगा।
तो क्वेश्चन ये मार्जिनल निकालो क्या होगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि पहला पार्ट मार्जिनल CDF ऑफ x1 क्या आएगा। तो फॉर्मूला जो हमने लिखा था अभी, क्या लिखा था कि ज्वाइंट CDF में आप x2 की जगह इन्फिनिटी रख दो और बताओ क्या आएगा। तो वहां से आंसर आ जाएगा। देखो x2 को इन्फिनिटी रखो एंड यू सी व्हाट इज द आंसर। 0. मुझसे लिखने में गलती हुई ना, ये एग्जाम्पल एक्चुअली ऐसा बनेगा, ये ज्वाइंट CDF है ही नहीं, जो मैंने लिखा था ना वो ज्वाइंट CDF था ही नहीं, ये ज्वाइंट CDF होगा, है ना, क्योंकि मैंने खुद से लिखा ना तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हुआ है। सो वो ज्वाइंट CDF था ही नहीं, है ना, दिस इज ज्वाइंट CDF एक्चुअली। आई थिंक इसमें भी दिक्कत होगा। तो ये जो आएगा, क्योंकि मैं जस्ट ना प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आना है 1 माइनस ई की पावर माइनस x1 माइनस ई की पावर माइनस x2, नहीं तो कोई किताब में एग्जाम्पल उठा सकते हैं हम लोग, माइनस ई की पावर, एक्चुअली जो एग्जाम्पल लिखा था ना वो ज्वाइंट CDF था ही नहीं ना, ज्वाइंट CDF होने के लिए ये होगा, ठीक है। ऐसा होगा, ठीक है। अब निकालो, अब ठीक है, ये अब आ जाएगा। 1 माइनस a टू द पावर माइनस x1 हो जाएगा इसमें। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि वो CDF नहीं है करके? हाँ उसका बताते हैं तरीका। जैसे 1 वेरिएबल में है ना, क्या 4 कंडीशन था ना, वैसे ही 2 वेरिएबल में भी कंडीशन है। वो लिखाता हूँ, कोई फंक्शन दिया होगा, कैसे पता चलेगा कि CDF है कि नहीं है। उसमें सर x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे इंक्रीजिंग अगर होना 1 आता चाहिए, है। इंक्रीजिंग होना चाहिए, इन्फिनिटी पे 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा। वैसी कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे आपने पुट किया होगा, x2 को इन्फिनिटी रख दोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस x1, है ना। और ये कब होगा, जब x1 मोर देन इक्वल टू 0 है तभी, बाकी 0 रहेगा। एंड सिमिलरली मार्जिनल CDF ऑफ x2, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। सो इसमें वही है, ज्वाइंट में जो क्या करना है, x1 की जगह इन्फिनिटी रख देना है, तो आपको e की पावर माइनस x2 आ जाएगा। अभी आपको सपोर्ट दिख रहा होगा कॉन्टिन्यूअस है ना, तो आगे तुम PDF भी निकाल सकते हो। मार्जिनल CDF है ना, CDF का डेरिवेटिव PDF होता है कॉन्टिन्यूअस में, so if you differentiate you will get the PDF actually। so ये जस्ट एक CDF है ना, दिस इज CDF ऑफ x1। तो ये ऐसे दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसका सपोर्ट, अच्छा ऐसे पता चलेगा तुम्हें, डिस्क्रिट में तो इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, बट ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एनीवे तो ये तो ठीक है। सर वहाँ x2 होगा ना? यहाँ पे ये, हाँ ठीक है। बाकी सो सर ये लेस देन 0 के लिए नहीं निकलेगा? क्या हो जाएगा, मतलब आपने मार्जिन CDF लिखा तो x1 ग्रेटर देन 0 का कंडीशन लिया। अच्छा ओके, लेस देन 0।
हाँ मोर देन, लेस देन जीरो पे जीरो हो जाएगा। अगर लिखना चाहो फॉर्मल वे में तो यू कैन राइट, है ना। सो अगर आप वैसे लिखना चाहो तो फॉर्मली एक्चुअली जो एक्चुअल में ये है 0 व्हेन x1 लेस देन 0 एंड 1 माइनस e की पावर माइनस x1 व्हेन x1 इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x2 का भी होगा, ठीक है। तो x2 का CDF भी ऐसा आएगा 0 व्हेन x2 लेस देन 0 एंड 1 माइनस e की पावर माइनस x2 व्हेन x2 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे पहचान भी सकते हो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है, एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल 1। एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल 1 है, तो यहाँ पे दोनों x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, बट डजंट मीन कि हमेशा होगा। और एग्जांपल्स लिखेंगे जहाँ अलग अलग आएगा, ठीक है। अभी समझाने के लिए लिख रहा था मैं। बाकी यू कैन जस्टिफाई दिस प्रॉपर्टीज, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो। किसी एक को इन्फिनिटी रख के देखो, अगर आपको जस्ट इसको जस्टिफाई करना हो तो यू कैन चेक, किसी एक को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, एक को माइनस इन्फिनिटी रख के देख लो, है ना। जैसे दोनों को इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वैसे दिख जाएगा तुम्हें। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम चाहो तो बाकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो। जैसे f अगर हमने दोनों को इन्फिनिटी रख दिया, एक को इन्फिनिटी यहाँ रखा ही है ना, यहाँ एक को इन्फिनिटी रखा है, इसमें दोनों को इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, कितना आ 1 आ जाएगा, जाएगा। 1 आ जाएगा। किसी 1 आ एक जाएगा सर। किसी एक को माइनस इन्फिनिटी रख के देखो कितना आएगा। किसी एक को इस वाले में माइनस इन्फिनिटी रखो, अब कितना आएगा। तो उसने कहा था ना x1 नेगेटिव और x2 नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो वैल्यू 0 आ जाना है, ये 0 आ जाना है। दोनों इन्फिनिटी रखो, माइनस इन्फिनिटी रखो तभी 0 आएगी, है ना। क्योंकि कोई भी एक और है बीच में, एंड नहीं है, ध्यान दो और लिखा हुआ है कि कोई एक नेगेटिव हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है तब भी 0 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल दे। सो सेकेंड क्वेश्चन है जॉइंट CDF ऑफ अ रैंडम वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ, यहाँ रैंडम वेक्टर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, x1 x2 के बजाय यहाँ xy कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रैंडम वेक्टर है xy, तो x1 x2 के बजाय xy लिखते हैं। xy जॉइंट है, मतलब दो रैंडम एक साथ है ना। xy इज गिवन एज, तो आपको xy का जॉइंट CDF गिवन है, कैसा है, तो ये कह रहा है कि 0 इफ x इज लेस देन 0 और y इज लेस देन 0, ठीक है।
फिर इसके बाद कह रहा है कि 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू 2y प्लस वाई स्क्वायर इफ x is between 0 and 1 and कॉमा मतलब एंड होगा y is between 0 and 1 यहाँ पे. So आगे आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 2y प्लस वाई स्क्वायर इफ x is between 1 to infinity and y is between 0 to 1. नेक्स्ट होगा x क्यूब इफ या सो 0 से 1 0 से 1 हो गया, 0 से 1 1 से इन्फिनिटी. व्हाट इफ x इज बिटवीन 0 टू 1, एक मिनट, x इज बिटवीन 0 टू 1 एंड y इज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी. इसमें क्या होगा? हाँ, तो ये होगा x क्यूब. एंड नेक्स्ट है, देखो यहाँ दो ऑर्डर पेयर चल रहा है, 0 1 1 से इन्फिनिटी. तो मतलब नंबर लाइन ऐसे बटा हुआ है, समझ लो, है ना. 0 1 यही है, तो लेस देन 0, फिर 0 से 1 1 से इन्फिनिटी. 3 पार्ट x के लिए है, 3 पार्ट y के लिए. 3 3 जा 9 पार्ट में डिवाइड होगा ये CDF. ठीक है. सो उसको उस तरह से हम लोग कुछ पार्ट यहाँ मर्ज हो गया है. तो अगला पार्ट होगा 1 if x is more than equal to 1 and y is more than equal to 1. अब आपको यहाँ पे एक्स वाई का मार्जिनल CDF निकालना है. सो फाइंड द मार्जिनल CDF ऑफ x एंड मार्जिनल CDF ऑफ y. यहाँ एक्स वाई का रैंडम वेक्टर है, ये RV लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे RV का मतलब है रैंडम वेक्टर. ठीक है. सो ये जो RV है ये रैंडम वेक्टर है. ये एक्स वाई जब भी ब्रैकेट है ना, ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल इज रैंडम वेक्टर. ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इज रैंडम वेक्टर. ठीक है ना. सो ये एक रैंडम वेक्टर हुआ. एक्स रैंडम वेरिएबल है, वाई रैंडम वेरिएबल है, इसका ऑर्डर पेयर एक रैंडम वेक्टर है. ठीक है. सो आप निकालिए मार्जिनल CDF ऑफ x1 x2, मतलब x एंड y. सो क्वेश्चन इज मार्जिनल CDF ऑफ x एंड मार्जिनल CDF ऑफ y. सो वी नीड x. एंड वी कैन अंडरस्टैंड. x के बारे में देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि अच्छा ये वाला पार्ट है, मतलब इस पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा. तो मेनली हमें क्या मिलना है? हमें मिलना है x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1, x बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी, मतलब x. ये 3 पार्ट में आंसर आएगा एक्चुअली. अब आप ढूंढ लो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है ना, x का 0 से है ना, उस तरह से है. सर 0 x³ और 1 होगा. 0x 0 x³ और 1. ओके. सो 0 x³ एंड 1. बाकी लोग देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हमने ये तो पढ़ा है ना, ये होगा जॉइंट CDF में y के प्लेस पे इन्फिनिटी रखना है. तो देखो इन्फिनिटी कहाँ कहाँ बिलोंग कर रही है. सो y की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे है, y की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे है, और यहाँ भी और वाला पार्ट था ना, जब x लेस देन 0 होगा, और था ना ये. इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता था. ये जो और वाला पार्ट है दैट कैन बी रिटन इन 2 वे, है ना. तो x लेस देन 0 है यहाँ पे, तो और था ना, तो मतलब यहाँ y इन्फिनिटी होगा तब भी 0 ही आएगा. सर ये वाला पार्ट कैसे आया? y ग्रेटर देन 1 के लिए 1 है, 1 टू y टू इंफिनिटी के लिए x³ है. देखो ये कुछ ऐसा है, समझो, आपको समझना पड़ेगा. ऐसा है, ये 2 पार्ट में है. मैंने एक लिखा था, ये था x लेस देन 0 इफ
तो x लेस देन 0, तो यहाँ कहना चाह रहा है y कोई रियल नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x कोई भी रियल नंबर चलेगा, y लेस देन 0। तो जो पहले लिखा था जो अब लिखा वो एक ही बात है, अब समझो ठीक से खुद से। तो अब आपको समझ आएगा, बस अंडरस्टैंडिंग की बात। वहां और लिखा था ना कि x लेस देन 0 और y लेस देन 0, ये चीज है। So you just have to see when x y is infinity what happens. So here y infinity belongs to here, okay, x less than 0 0 हो जाएगा, और y infinity यहाँ होगा, तो जब y को यहाँ infinity रखेंगे x क्यूब आएगी, y infinity यहाँ होगा, ये 1 आ गया। So this is the answer. Similarly you find joint CDF of y. In the similar way you find joint CDF of y. So joint CDF of y, so fy y, and that will be actually in the Sir, joint. marginal. हाँ, ओ मार्जिनल, यस, वी वांट मार्जिनल। तो हमें चाहिए मार्जिनल, मार्जिनल CDF ऑफ y। तो अगेन यू हैव टू सी कि y का सपोर्ट क्या हो सकता है, तो हमें दिख रहा है कि क्या हो सकता है ना, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब या तो लेस देन 0 होगा, तो यहाँ भी ऐसी है, y लेस देन 0 होगा, y 0 से 1 में होगा, फिर y 1 से इन्फिनिटी में, मतलब वही है 1 से इन्फिनिटी का मतलब y मोर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से इन्फिनिटी। क्या क्या आएगी वैल्यू जी? सर 0, हम्म, 2y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 और 1। 0 है ना, सो 2y प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन बाई 3 2y प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ गया 1। 1। सो ये मार्जिनल CDFs हैं, तो आपने भी देखा दीज आर मार्जिनल CDFs, और हमने फाइंड किया है, मतलब हमें गिवन था ज्वाइंट एंड वी हैव कैलकुलेटेड मार्जिनल्स। तो कितना अलग अलग है। तो देखो अब अगर मार्जिनल दिया हुआ है, बोलेगा ज्वाइंट निकालो, तो ऐसा कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि मार्जिनल से हम ज्वाइंट निकाल सके। हाँ, एक तरीका है जब इंडिपेंडेंट दिया हुआ हो, तो आपको पता है कि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P इंटू PF। तो अभी तो हम ये सीख रहे थे कि अगर ज्वाइंट दिया है तो मार्जिनल कैसे निकलेगा। 2 एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल उठाइए कहीं से भी ज्वाइंट, किताब कोई ज्वाइंट वाला खोलिए, बहुत सारे CDFs होगा ज्वाइंट का, रैंडम कोई एग्जाम्पल उठा लो, कुछ भी पूछा उसमें आप मार्जिनल निकालो। यू टेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ज्वाइंट CDFs, जो किताब में एक साइज में एग्जाम्पल है, मिल जाएगा, और उसमें आप मार्जिनल निकाल के देखो, आप निकाल पाओगे। पर्पस यही है कि y को इन्फिनिटी रखना है x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यहाँ पे x को इन्फिनिटी रखना है y के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। सो अभी है कि अगर मुझे ज्वाइंट दिया था मार्जिनल निकाल पा रहे थे, अगर मार्जिनल दिया तो ज्वाइंट कैसे निकलेगा। तो जनरल कोई वे नहीं है, जैसे मुझे अगर ऐसा दे देता कि भैया ये x का मार्जिनल y का मार्जिनल CDF है, ये x का मार्जिनल ज्वाइंट निकालो, तो ऐसा कोई डायरेक्ट वे नहीं है कि हम मार्जिनल से निकाल पाए। लेकिन एक तरीका है, रेस्ट्रिक्शन है, वो इंडिपेंडेंट के केस में, तो मैं आपको बस ऐसे बताता हूँ। तो एक तो हम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पहले वर्ड डिफाइन करता हूँ, ये पहले भी डिफाइन किया, दोबारा लिख देता हूँ, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। सो यहाँ लिखेंगे 2 रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर identically distributed if and only if CDF of x in variable t, CDF of y in variable t, मतलब CDF of x तो x के टर्म में होता है, तो x को हटा के t रख देना है, CDF of y तो y के टर्म में होता है, तो y को हटा के t रखना, मतलब कॉमन वेरिएबल कर रहे हैं। और अगर दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। तो ये डेफिनेशन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का, दोनों का CDF अगर इक्वल है, फर्दर PDF इक्वल है तब भी ओके है, PMF इक्वल है तब भी ओके है, क्योंकि उससे डिराइव हो जाएगा। दूसरा आता है वर्ड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना। तो अभी चूंकि CDF लिखे थे, CDF के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट डिफाइन करोगे तो यहाँ आएगा 2 रैंडम वेरिएबल्स
x and y are independent random variables if and only if joint CDF of xy is equal to marginal CDF of x into marginal CDF of y for all एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, या अलग अलग लिख लो एक साथ लिख लो। अगर ऑर्डर पेयर है तो ऐसा लिख लो, अलग लिखना है तो एक्स बिलोंग्स टू आर वाई बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर पेयर है तो आर स्क्वायर का पार्ट है, अगर अलग लिखना है एक्स बिलोंग्स टू आर वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको ठीक से लिखे तो आप समझो इसका डेफिनेशन क्या था, दैट इज इसका डेफिनेशन यही था ना, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई लेस देन इक्वल टू वाई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is equal to probability of E into probability of F, यही है for all, है ना, यही है। तो ऐसे अलग अलग लिख सकते हो, x belongs to R, y belongs to R, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, so probability of E intersection F is equal to P into PF, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। पिछला दो एग्जाम्पल देखो ध्यान से, तो पिछले दोनों एग्जाम्पल में तो इसको डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट एज एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वाई, ऐसा लिखेंगे। इक्वल नहीं है ना, एक्स इक्वल टू वाई अलग है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई का मतलब इन जनरल ये दोनों सेम नहीं है। और इसको क्या लिखते हैं, तो कुछ जगह ऐसा लिखा जाता है एंड कुछ जगह जैसे या तो पूरा पूरा इंडिपेंडेंट लिखते हैं, या इसको ऐसे भी कुछ जगह देखते हैं लिखा रहता है, वी राइट इट एज, है ना, एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, ऐसा लिख देते हैं। जरूरी नहीं है, हर जगह नोटेशन नहीं है, बट है ना परपेंडिकुलर खला के नोटेशन है, लेकिन ये इस तरह से लिखा रहता है कई जगह। सो और यही दोनों मिलके आईआईडी बनाता है, आपको याद होगा आईआईडी वर्ड अक्सर यूज करते थे पहले हम। तो ये आई मतलब आइडेंटिकली, आई मतलब इंडिपेंडेंट, और आईडी मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो ये आई का मतलब इंडिपेंडेंट, पहला आई का मतलब इंडिपेंडेंट एंड दूसरे आई का मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो आई डी, तो ये वर्ड यूज है। दो रैंडम वेरिएबल जो तो लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे एक्स इज आईआईडी विथ वाई, ऐसा लिखा होगा या तो, है ना, या ऐसा लिखा होगा कि x एंड y आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। इसका मतलब हुआ कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों इंडिपेंडेंट है एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसे ये समझ आया आपको। तो यहाँ डिफाइन किया कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। यहाँ पे आप बताओ क्या एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस और नो? नो सर। नो। No. इंडिपेंडेंट है? नो सर। सर इंडिपेंडेंट में यहाँ पर एक केस मिसिंग हो रहा है, जो कि x इन बिटवीन 0 to 1 एंड y इन बिटवीन 0 to 1, उसका मतलब मल्टीप्लाई जॉइंट वाले में नहीं आ पा रहा है, बाकी सब तो आ जा रहा है। नहीं आ पा रहा है, कहाँ नहीं आ पा रहा है? 0 से 1 वाला नहीं? यस सर, जॉइंट वाले में ही ये केस नहीं है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब, क्योंकि हर केस में होने चाहिए, हर केस में प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स मस्ट बी इक्वल टू जॉइंट, तब जाके बोलेंगे इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट बता रखा है तो मार्जिनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो जॉइंट आ जाएगा। तो जॉइंट दिया, हम चेक करें इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो 0 से 1 में यहाँ एक्स क्यूब है, 0 से 1 में यहाँ ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला इंडिपेंडेंट तो नहीं है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, इसीलिए 0 से 1 0 से 1 ना, 0 से 1 0 से 1 में क्या था, तो यहाँ 0 से, अच्छा वहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, नहीं अगर एक्स क्यूब लिखता सही हो जाता। हाँ सर, तब हो जाता। तो मुझे लगता है ज़्यादा लिखने में गलती हुई है, अगर वहाँ एक्स क्यूब कर दे। सर हाँ, और अगर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर होता तो मल्टीप्लाई करने में रीजन तो अलग आ जाता ना। कोई बात नहीं, रीजन इसमें जो आंसर है एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है ना।
तो एक्स स्क्वायर ही दे रखा है, ठीक है, एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ही है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब, ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्चुअली, दैट्स वाई, बट इंडिपेंडेंट यहाँ तो मे भी मुझे लगता है तो यहाँ एरर हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे? अगर एक्स स्क्वायर होता तो मल्टीप्लाई करने में फिर भी तो रीजन अलग ही आता ना, क्योंकि 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 आता और 0 ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 1 आता, जबकि जॉइंट में रीजन है 0 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 1 और 1 ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन इंफिनिटी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ तो यहाँ पे लिखने में गलती हुई, अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो अभी नहीं है, बट लेट से अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा? तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये डिफरेंस आएगा जी, चेक करो, ये होगा ना, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर कर देता हूँ लेट से, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा ना, तो अब तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हो जाएगा सर, अब independent। अब हो जाएगा ना। सो अभी जी दे सर। आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम ऐसा लिखेंगे कि x इज नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y, बट x इज इंडिपेंडेंट विथ y। हमने यहाँ चेंज किया है, एक्स स्क्वायर कर दिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ठीक है। सो तो उस केस में दे विल बी इंडिपेंडेंट, है ना, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें बताओ क्या आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है एक्स वाई? है सर। है, इंडिपेंडेंट है, दे आर हाँ। इंडिपेंडेंट सर। हाँ, IID है। इंडिपेंडेंट भी है, देखो तो एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है सर ये। है ना कि नहीं है? है। क्यों नहीं है? जिनको लग रहा नहीं है बताओ क्यों नहीं है? नहीं सर, होगा। ठीक है, तो यहाँ दोनों IID है ये, सो इसमें एक्स वाई आर IID रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, कि इंडिपेंडेंट भी है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, तो ये IID है। सर एक बार इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक बार वापस बताओ ना सर, वो समझा नहीं मेरे को। पढ़ो भाई, डेफिनेशन ढंग से भरो, क्या कह रहा है डेफिनेशन, ठीक से देखो। इसमें क्या समझाना है, ये कह रहा है कि CDF ऑफ एक्स इन वेरिएबल टी, एक्स वाई का CDF सेम फंक्शन होगा, बस वहाँ वेरिएबल एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, तो एक्स वाई को हटा कर TT रख दो दोनों में, तो दोनों सेम फंक्शन बनना चाहिए। तो क्या समझ नहीं आ रहा आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड में? और इंडिपेंडेंट में है कि एक्स जो CDF है एक्स का मार्जिनल और जो वाई का मार्जिनल वो ज्वाइंट वाले के इक्वल हो जाना चाहिए प्रोडक्ट करने पे, तो ये तुम्हें चेक करना है जस्ट। इसमें बताओ मुझे भाई, यहाँ जब y 0 से 1 में तो ये फंक्शन है और यहाँ x 0 से 1 में तो ये फंक्शन है, तो उसमें तो ये कहता है कि जो एक्स वाई को हटाओ, कुछ नया वेरिएबल कॉमन वेरिएबल रखो, t रखो फॉर एग्जांपल, तो ये बन जाएगा 1/3 2t प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा t स्क्वायर, क्या दोनों सेम बनेगा? तो इक्वल नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट में क्या है, इनको मल्टीप्लाई करो, तो जब y लेस देन 0 x लेस देन 0 तो 0 है तो ओके है। मान लो पेयर वाइज होगा ना, यहाँ पे 3 केसेस, यहाँ पे 3 केसेस, यहाँ पे तो कितने पेयर बनेंगे? 9 पेयर्स बनेंगे। तुम्हें यहाँ चेक करना है, यहाँ भी 9 पेयर्स है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तुम देखोगे तो। बाकी इसमें मिक्स है, 1 2 3 4 यहाँ है, 5 केसेस इनमें मिले हुए हैं, समझ लो। सो मल्टीप्लाई करो ना, जैसे मान लो x मोर देन 1 y मोर देन 1, तो यहाँ क्या था 1 × 1 1 आएगा, यस, मतलब x मोर देन 1 है, y 0 से 1 में है, इन दोनों केस को मल्टीप्लाई करो तो 1 × दिस क्वांटिटी यहाँ पे है, यस, फिर वैसे ही केसेस मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ जो केसेस दिख रहा है ना, तो उसको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके चेक करो इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट, इंडिविजुअल मार्जिनल का प्रोडक्ट ज्वाइंट वाले के इक्वल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो। हाँ सर समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो, नहीं तो समझ नहीं आया बताओ। हाँ
हाँ भाई, आईआईडी में रेंज भी तो इक्वल ही होगा ना, तभी तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहे हैं, तो फंक्शन शुड बी इक्वल एंड सपोर्ट शुड आल्सो बी इक्वल, तो रेंज भी इक्वल होगा ना। रेंज भी इक्वल होगा, आईआईडी में इंडिपेंडेंट भी होगा और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा। नोट कर लो, दो लोग बोल रहे हैं आवाज किसी की नहीं आ रही है। आई थिंक अदिति आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट में लिख सकते हैं अगर ऐसे आवाज नहीं आ रही तो। बहुत ज़्यादा नॉइस है ना अदिति, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब चैट में लिखिए ना, ऐसे आवाज़ आ ही नहीं रही है, मतलब माइक के पास आके बोलिए, बहुत ज़्यादा नॉइस है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। चैट में लिखिए क्वेश्चन। ठीक सर है, हाँ सर वो जो x लेस देन 0 और y लेस देन 0 है, उसमें 5 कंडीशन कैसे, वहाँ 3 ही कंडीशन बन पा रहा है, एक तो x लेस देन 0 y लेस देन 0 दोनों का, और फिर एक x लेस देन 0 y मोर देन 0 एंड एक है x मोर देन 0 y लेस देन 0, 3 ही केस होगा ना वहाँ पर। तीन ही बना है, थोड़ा 9 केस बनने चाहिए ना ज्वाइंट में तो। 0 से 1 वाला भी एक केस होगा ना सर, हाँ, y जैसे 0 से 1। x लेस देन 0 y में 3 केस यहाँ कवर, 6 केसेस हो गए समझ लो, तो ये 10 हो गए टोटल यहाँ तो, ऐसा है। नहीं सर 5 ही बन रहे हैं, एक x लेस देन 0, y हाँ, लेस देन 0, x लेस देन 0, 0 y जो है 0 से 0 1 के 1, बीच में, हाँ फिर x लेस देन 0, 1 y जो है 1 से इंफिनिटी, फिर हाँ y लेस देन 0, 0 से लेके 1 y का x का, फिर y लेस देन 0, फिर x 1 से इंफिनिटी, ये 5 केसेस आएंगे सर। है ना, वही क्योंकि टोटल 9 बनेगा ना, तो जब 3 केस यहाँ 3 यहाँ तो 9 हो गए। सर तो फिर ऐसा ही, मतलब जो y के था अभी वो x के लिए भी तो होगा वैलिड, और y वाले के लिए उसका उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे तो उसका दोगुना केस बन जाएगा। कैसे, तो कुछ रिपीट होगा ना, चेक करो ना, कुछ रिपीट होगा, कुछ रिपीट होगा, मतलब दोनों में सेम सेम आएगा तो वो हट जाएगा। जैसे x लेस देन 0 y लेस देन 0 यहाँ भी है, x लेस देन 0 y लेस देन, यहाँ तो दो दो अलग अलग केस तुम काउंट कर रहे हो, वो सेम ही है एक्चुअली। जैसे इसमें यहाँ पे 3 पार्ट हो गया ना इसका, लेस देन 0 0 टू 1 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी है लेस देन 0 0 टू 1 1 टू इन्फिनिटी। तो जब लेस देन 0 वाला केस यहाँ ले रहे होंगे तो आइडेंटिकल नहीं हो गया इसके, तो 2 केस तो ऐसे मर्ज हो जाएंगे, तो इसलिए 5 हो गया। 6 केस बनते ना डबल, तुम जो कह रहे हो 3 इसमें 3 इसमें 6 बनते, लेकिन उसमें 2 कॉमन है। कौन सा कॉमन है, x लेस देन 0 y लेस देन 0 वाला, दोनों में है, तो इसलिए 5 ही काउंट होगा ना। जिन लोगों को नहीं हवा लग रहा है उनको ये बताता हूँ, यहाँ पे केसेस क्या चल रहा है कि x लेस देन 0 फिर y लेस देन 0 हो सकता है, x लेस देन 0 y बिटवीन 0 एंड 1, x लेस देन 0 y बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। ये 3 केस सिर्फ पहले वाले के साथ है, ये सिर्फ इसमें 3 केसेस हैं, वो 3 केस ये है, अब तुम्हें दिख रहा हो ठीक से। तो फिर अगला जब y लेस देन 0 वाला था, यहाँ x लेस देन 0 करोगे तो कुछ नया थोड़ी बना, ये तो वही बना जो तुम पहले बना चुके हो, तो रिपीट क्यों करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं बनेगा। फिर y लेस देन 0 है, x बिटवीन 0 टू 1, एंड y लेस देन 0 है, x बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी या मोर देन इक्वल टू 1। तो ये 3 केस तुम्हें लग रहा होगा 6 केसेस, बट ये वाला केस तो रिपीट हो गया ना जी, इसलिए कहते हैं A यूनियन B माइनस इंटरसेक्शन, दोनों में आ गया जो चीज़ इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा, 3 + 3 6 - 1 5 केसेस हैं। तो ये जो 5 केसेस ये तो रिपीट कर गया, तो एक ही बार काउंट होगा ये, तो टोटल 5 केसेस हैं इसमें, हाँ 5 केसेस इसमें, टोटल 5 केसेस हैं, और 4 इधर है, 9 है, और इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको इसके साथ 1, फिर इसको इसके साथ 2, फिर इसको इसके साथ 3, फिर ऐसे ही 3 × 3 9 पेयर्स बनेंगे, 9 पेयर्स यहाँ पे है, बस कुछ मर्ज्ड हैं, है ना। ये थोड़े वर्क करो ना, मल्टीप्लाई करके देखो और एग्जाम्पल्स करो। अभी थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो अभी क्या क्या डिफाइन किया हमने, ज्वाइंट सीडीएफ क्या है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आईआईडी क्या है। फिर अभी जैसे ज्वाइंट सीडीएफ तो ठीक है ना, अब ऐसी वर्ड आएगा कोई ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, तो उसको डिफाइन कर देता हूँ जस्ट, है ना। तो वर्ड आएगा ज्वाइंट पीडीएफ,
तो जैसे पीडीएफ था सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए, ज्वाइंट है 2 के लिए एक साथ लिखेंगे। सो क्या होगा, मैं अगर n के टर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 के लिए भी लिख सकता हूँ, मर्जी है। पहले शुरू में n के लिए स्टार्ट किए थे, फिर n को 2 रख दिया था मैंने। सो भाई 2 के लिए लिख दो, 3 के लिए भी, n के लिए भी लिख सकते हैं। मान लो ऐसा है कि ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेक्टर क्या होगा, x। तो x में क्या है, x1 x2 xn, यही होगा। सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेक्टर x सो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेक्टर x, ठीक है, is a function f x, और यहाँ वेरिएबल होगा x1 x2 xn, सच दैट ये जो फंक्शन है दिस शुड बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल, है ना। अगर ऐसे लिखोगे तो ये n टपल है Rn, एंड पीडीएफ की बात कर रहे हैं, तो जब सिंगल रैंडम वेरिएबल था एक बार इंटीग्रेट कर रहे थे, अब n रैंडम वेरिएबल है तो n टाइम इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे ज्वाइंट, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, dx1 dx2 dxn, है ना। तो यहाँ x1 की लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x2 x3 x4 जो भी है ना। तो ऐसा चल रहा होगा, मान लो ऐसे, ऐसा समझो। तो x1 की है x2 x3 x4 xn, ये x1 x2 xn, और दिस इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू 1। तो आपको याद होगा सिंपल पीडीएफ का डेफिनेशन, पीडीएफ इज ए नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन 1 होता है, यही पीडीएफ का डेफिनेशन था। तो ज्वाइंट में जस्ट जनरलाइज हो गया कि इंस्टेड ऑफ 1 इंटीग्रेशन देयर आर n इंटीग्रेशंस। इसी में अगर n को मैं 2 रख दूंगा तो आपको इजीली समझ आएगा कि, ठीक है, अगर मैं n को 2 रख देता हूँ, मतलब 2 रख दिया, तो अब मेरा जो x वेक्टर हो गया ये होगा x1 x2, यही होगा। सो यहाँ से आएगा आपके पास x1 x2, तो ठीक है। सो अ फंक्शन fx, या ऐसा लिखूं fx1 x2 x1 x2 इज जॉइंट पीडीएफ, है ना, किसका, इस वाले फंक्शन का। तो ऐसा कर देता हूँ, सो जॉइंट पीडीएफ ऑफ दिस इफ एंड ओनली इफ, पहला कंडीशन है कि ये फंक्शन नॉन नेगेटिव होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा है इंटीग्रेशन f ऑफ x1 x2 x1 x2, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी dx1 dx2 दिस इज 1, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन 2, है ना, 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं तो डबल इंटीग्रेशन 1, 3 होगा तो ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट है इसमें, देखो। सो नॉन नेगेटिव फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन 1 के इक्वल हो, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल तो एक इंटीग्रेशन, डबल है तो डबल इंटीग्रेशन, 3 है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, एंड सो ऑन। ठीक, कुछ डाउट है तो पूछो भाई। सो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे आना चाहिए ठीक से डबल इंटीग्रेशन करना। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो, देख लिया सबने। तो ये ज्वाइंट पीडीएफ है। पीएमएफ में क्या डिफरेंस आएगा, ज्वाइंट पीएमएफ लिखोगे तो बस उसमें इंटीग्रल की जगह पे समेशन होगा, बस वही डिफरेंस आएगा जी। जैसे आप अगर ज्वाइंट पीएमएफ लिखेंगे तो जहां जहां आपने इंटीग्रेशन लगाया वहां वहां समेशन लगा दीजिए, बस हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ जाएगा। तो मैं जस्ट 2 के लिए लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए, लिखा नहीं मैंने। तो स्पेशली क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, है ना।
सो यहाँ पे आएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, क्योंकि पीडीएफ तो कॉन्टिन्यूअस में होता है ना। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर x इफ एंड ओनली इफ नॉन नेगेटिव होगा, इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होगा, ठीक है। एंड ज्वाइंट पीएमएफ में है कि वही सेम, 2 के लिए लिख देता हूँ जस्ट। देन अ फंक्शन, जैसे जनरली हम लोग ऐसा लिखते हैं p x1 कॉमा x2, इसका एक्चुअल मतलब है ये, हालांकि इंटरसेक्शन है बीच में तो मतलब ऐसा समझो, तो इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ओमेगा बिलोंग्स टू ओमेगा x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल x1 इंटरसेक्शन x2 ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल x2, यही इवेंट है। तो है ना, दिस इज अ सेट, दिस ऑल्सो अ सेट, इवेंट है दोनों। सो उसके लिए इंटरसेक्शन जो भी है ना आ जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, सो ये मतलब हुआ। सो दिस इज देन अ फंक्शन, दिस इज जॉइंट पीएमएफ ऑफ x, जो कि होगा x1 x2 इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ सिमिलर कंडीशन है कि ये जो p ऑफ x1 x2 मैंने लिखा है, दिस इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, एंड इसका जो इंटीग्रेशन है मतलब यहाँ समेशन हो जाएगा, डबल समेशन, जो भी x1 की वैल्यू है, यही n के लिए लिखते हैं तो वैसे ही हो जाता, बस ये 1 होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली इसको पी एक्स वाई को ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे मान लो इधर x1 लिख दिया, इधर x2 लिख दिया, यहाँ जो भी x की वैल्यू है ना, तो ये ज्वाइंट पीएमएफ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, टेबल के थ्रू भी ज्वाइंट पीएमएफ, क्योंकि x की वैल्यू डिस्क्रीट हो रहेगी तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ दोनों पे, ज्वाइंट पीडीएफ पे और ज्वाइंट पीएमएफ पे। सो है ना, अभी 1 मान लो क्वेश्चन है, सिंपल है कि कंसीडर ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेक्टर, मान लो x कॉमा वाई, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। रैंडम वेक्टर x कॉमा वाई इज, तो जब भी पीडीएफ लिख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर होगा। सो यहाँ पे अगर लिखें कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर x कॉमा वाई इज, सो मान लो एफ एक्स वाई है यहाँ पे k when x is more than 0 and y is more than 0 and 2x plus y is less than equal to 1 and 0 otherwise। तो पहला क्वेश्चन बस आपसे ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, सिंपल है, आपको जॉइंट पीडीएफ का डेफिनेशन लगाना है यहाँ पे कि k की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है।
तो मैं टेबल बना के लिख देता हूँ ना, कई तरीका है लिखने का, अभी मैं टेबल से लिख देता हूँ। सो एक्स की वैल्यू 0 या 1 होगी, वाई की वैल्यू 0 1 2 होगी। इस तरह टेबल के थ्रू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे है के 2k4k/3, यहाँ है k, यहाँ है ठीक है, सिंपल है। तो आपको इस तरह दे रखा है 4k/3 2k k 4k/3 4k/3, ठीक है। ये आपका ज्वाइंट पीएमएफ है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ भी यही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। ठीक है, सो ट्राई कीजिए। सो आपको बस डेफिनेशन यूज करना है, ठीक है। पहले बार दूसरे वाले में ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन, यहाँ ज्वाइंट पीएमएफ का डेफिनेशन, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, आप पीवाई क्यूज देखेंगे, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ओके सर फर्स्ट वाले का k इज इक्वल टू 4 आया, सेकंड वाले का 1/8 आया। ठीक है ना। किसी का डाउट है कुछ, देख लो तो हो जाएगा कीजिए। सो सिंपल क्या करना है आपको, सर सेकंड वाला एक बार सॉल्व करके बता देना कैसे होगा। हाँ तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये कहता है डेफिनेशन कि जो पीडीएफ है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। तो मेनली इंटीग्रेशन का ही रोल है, यहाँ भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए और डबल समेशन 1 होना चाहिए। तो यहाँ का डबल इंटीग्रेशन करोगे किसका, के का। अब यहाँ dy dx या dx dy आपकी मर्जी, यू राइट dy dx और यू राइट dx dy। तो क्या आंसर आएगा। अब इंटीग्रेशन कहाँ पे करोगे, तो इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो 0 है। तो इस रीजन का ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के दिख जाएगा। अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो पता चलेगा, है ना, ये 1 के इक्वल है। इसी को सॉल्व करना है बस। सो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो ये क्या है, x/1/2। सो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो x पे 1/2 एंड y पे 1, ये होगा जी। कट करेगा ये इस पॉइंट पे। सो वैसे अगर आपको कई सारे लॉजिक्स हैं, अगर आपने एरिया पढ़ा है तो अगर k को तुम बाहर निकाल दोगे तो क्या है, एरिया ऑफ दिस रीजन। इस रीजन को अगर मैं r बोल दूँ, लेट्स से दिस रीजन इज r,
तो आपने अभी एरिया का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये तो रेगुलर फिगर है, ये आसानी से, ये रीजन आर है मान लो। रियल नंबर्स को हम ऐसा लिखते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। तो रीजन आर लिख रहा हूँ। तो ये आर रीजन पे इंटीग्रेट होना है, या तो आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना है तो वैसे कर लो, नहीं तो लगा लो शॉर्टकट, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, देखो इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। सो दिस विल रिड्यूस टू के, बाहर करोगे सो डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स इज 1, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, अब हो गया ओवर आर। तो ये क्या बता रहा है, के इंटू इसका, ये किसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रिसेंटली, दिस इज एरिया ऑफ द रीजन आर, ये होता था ना, एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन डी वाई डी एक्स ओवर आर। तो जो भी रीजन यहाँ पे उसका एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, वैसे भी हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो वैसे भी ऑप्शन है आपके पास कि एरिया ऑफ रीजन आर इज इक्वल टू 1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस हाफ है, हाइट 1 है, इक्वल टू 1, तो यहाँ से के की वैल्यू 4 आ गई। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन था कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन ये है, ऐसे करो। सो के को बाहर निकालना, बाहर निकालो, नहीं निकालना कोई बात नहीं। सो सेकेंड ऑप्शन है, या तो ऐसे नहीं करना, तो आपको पता है कि क्या करना है। सो यहाँ पे के डी वाई डी एक्स, अब क्या करते हो, अब है ना, सबका अपना तरीका होगा, अपने तरीके, जो तुम्हें आता है अपने तरीके से करो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे y की लिमिट लेना है, मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं देखूंगा एंड कर्व क्या है। तो ये है y बराबर 0, और ये है y बराबर, यहाँ से निकालो कितना आएगा 1 माइनस 2x, क्योंकि x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 1 है, तो 1 माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा y की लिमिट 0 से 1 माइनस 2x। अब इसका प्रोजेक्शन लो x एक्सिस पे, तो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस पे लोगे तो x की वैल्यू 0 से हाफ होगी, राइट। तो x की वैल्यू 0 से हाफ होगी। इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, के बाहर कर लो, है ना, y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से k बाहर कर लेते हैं, x बराबर 0 से हाफ है, पहले इनसाइड वाला इंटीग्रेशन करो, इसको इंटीग्रेट करो, तो k बाहर कर लिया, 1 माइनस 2x माइनस 0, तो ये बचेगा 1 माइनस 2x आएगा, फिर बचा dx इज़ 1। अब इसको इंटीग्रेट तो कर ही लोगे, तो इसको इंटीग्रेट करो, k 4 आएगा। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, बताओ पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अब रहा दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो दूसरे क्वेश्चन क्या करना, समेशन कर देना, समेशन को 1 के इक्वल, तो सम को 1 के इक्वल कर दो, सबको ऐड करके 1 कर दो। इसमें क्या करना होता है, इसके अगर सॉल्यूशन लिखेंगे हम सेकंड वाले में, सो डबल समेशन, ये पीएमएफ्स हैं। तो एक्चुअली ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है ना, जब x 0 और y 0 तो ये प्रोबेबिलिटी है, जब x 0 y 1 तो 2 के प्रोबेबिलिटी, x 0 y 2 तो k प्रोबेबिलिटी है, x 1 y 0 k है, x 1 y 1 4k y 3, x 1 और y 2। तो इस तरह से ये ऐसे लिख सकते थे, दूसरा तरीका भी था इसका। अगर मैं तुम्हें यही चीज़ दूसरे तरीके से लिख के समझाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, p ऑफ एक्स वाई, अगर आप ऐसे लिखना चाहो। सो ये जैसे क्या क्या नंबर्स आया, k आया, k कब कब आया है, जब एक्स वाई की वैल्यू, है ना, तो थोड़ा सा इसको मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये k होगा कब, मैं इसी टेबल को दूसरे लिख के दिखाता हूँ। सो पी एक्स वाई इज k व्हेन एक्स वाई इज, k कब कब है, वो 0 2 पे, x 0 y 2, सो 0 2, या फिर यहाँ और है एक्चुअली 0 2 मतलब एंड है ना, 0 2 एंड 1 0, 0 2 एंड 1 0 पे वैल्यू k है। फिर 2k कब है, जब एक्स वाई है 0 1, और 4k बाई 3 कब है, जब एक्स वाई है 0 0 और कितना है 1 1 एंड 1 2, इन तीनों पॉइंट पे है ना, बाकी लिखोगे तो 0 अदरवाइज। सो ये टेबल लिखो चाहे ऐसे लिखो, दे आर द सेम थिंग, ठीक है, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस टेबल के तरीके से लिखूं या ऐसा लिखूं, मतलब वही है। अब इसमें डबल समेशन कर दो, टोटल करना है, डबल मतलब क्या, सबको ऐड कर देना है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं इसमें कुछ खास थोड़ी है। तो अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ, लेट्स से, है ना, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें सबको ऐड कर दो,
4k/3 प्लस 2k प्लस k प्लस k प्लस 4k/3 प्लस 4k/3 सब मिला के 1 होना चाहिए। तो निकालिए यहाँ k कितना आया, जैसे लोगों ने बताया 1/8 आएगा। तो इन सबको ऐड करके 1 आना चाहिए जी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी मिलके 1 आना चाहिए। तो डबल समेशन मतलब क्या, एक्स वाई की सारी पॉसिबल वैल्यूज पे सम 1 हो जाना चाहिए। अब इसमें भी कोई डाउट किसी को है तो बताओ, है ना। बाकी के नॉन नेगेटिव होगा, पहला कंडीशन है के नॉन नेगेटिव होगा दोनों में, एंड देन सम 1 हो जाएगा। तो ये है। सो ये था ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ वाला, ज्वाइंट पीएमएफ। ओके है। अब ज्वाइंट से मार्जिनल कैसे निकलेगा, क्वेश्चन ये है। सो मार्जिनल तो आपको समझ आता ही है। जैसे क्वेश्चन ये है, तो फिर से वही हमारे पास ज्वाइंट, जैसे मैंने एक बताया था पहले कि ज्वाइंट सीडीएफ दिया था, तो हम मार्जिनल सीडीएफ कैसे निकाल रहे थे कि x1 को इन्फिनिटी रख देंगे तो x2 का मार्जिनल सीडीएफ आ जाएगा। अगर ज्वाइंट सीडीएफ दिया हुआ है, अगर मैं x1 को इन्फिनिटी रखूंगा तो x2 का मार्जिनल सीडीएफ आ जाएगा ना, या x2 को इन्फिनिटी रखेंगे तो x1 का मार्जिनल सीडीएफ आ जाएगा सीडीएफ में। अब मैं पीडीएफ पीएमएफ की बात कर रहा हूँ। सो तो मान लो मैं सिर्फ एज ए थ्योरम में लिख देता हूँ। सो लेट f of x1 x2 this be joint PDF of a continuous random vector है ना, x1 x2, देन क्या आएगा मार्जिन, क्या लग रहा है आप लोग। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो f ऑफ x1 कॉमा x2 है, उसको मैं x2 के रेस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बचेगा, मतलब ऐसा कोई रीजन होगा मान लो, है ना, एनी रीजन, मान लो अभी के लिए ऐसे रीजन है, तो मैं पूरे रीजन पे इंटीग्रेट कर दूं इसको। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या इसमें x2 बचेगा, x2 गायब हो जाएगा ना। अगर आप x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो x2 तो गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली जो बचेगा हमारे x1 बच पास, जाएगा। हाँ x2 तो बचेगा नहीं, एक्चुअली जो होगा ना उसमें x2 नहीं बचेगा एक्चुअली, मतलब क्योंकि x2 को इंटीग्रेट हो रहा है, फिर लिमिट पुट कर देंगे तो x2 गायब हो जाएगा। सो ये कोई फंक्शन आएगा जो x1 का आएगा, एक्चुअली जो फंक्शन आएगा वो x1 का पीडीएफ आएगा एक्चुअली। उसी में अगर ज्वाइंट पीडीएफ आपके पास है और अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया x1 के रेस्पेक्ट में तो x1 गायब हो जाएगा। सो यू विल हैव ओनली फंक्शन ऑफ x2 एंड दैट विल बी एक्चुअली फंक्शन ऑफ पीडीएफ ऑफ x2। तो इसको हम लिखते हैं मार्जिनल पीडीएफ। ये जो मार्जिनल अलोन है, सिंगल है ना, तो इसका मतलब हुआ कि मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1, दिस इज मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2। सो अगर ज्वाइंट दिया है आपको मार्जिनल चाहिए पीडीएफ में, ध्यान रखना सीडीएफ का रूल अलग है, पीडीएफ का रूल अलग है, पीएमएफ का रूल अलग है, तो जरूरत के हिसाब से रूल लगाने हैं। तो अगर पीडीएफ आपके पास है और आपको मार्जिनल पीडीएफ x1 का चाहिए तो x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो पूरे सपोर्ट पे -∞ से +∞ में। आपके पास ज्वाइंट पीडीएफ है, x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो x2 का मार्जिनल मिलेगा क्योंकि x1 गायब हो जाएगा। x2 के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो x2 गायब हो जाएगा, x1 का मार्जिनल मिलेगा। ठीक है यहाँ तक। सो ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल वही मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो पहला है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x1 जिसका नोटेशन ये है, और आप कहाँ से निकालोगे, तो जो ज्वाइंट सीडीएफ आपको गिवन होगा, सॉरी पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ आपको गिवन होगा उसको आप x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना पूरे सपोर्ट पे या -∞ से +∞ में, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपको चाहिए मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2,
दिस वर्क फॉर 3 रैंडम वेरिएबल ऑल्सो, मैं 2 के लिख रहा हूँ, 3 होता तो ऐसे ही है, तो फिर मुझे डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता। जैसे मैं अगर आपको यहाँ थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ कि अगर मान लीजिए मुझे 3 रैंडम वेरिएबल का ज्वाइंट दे रखा है x1 x2 x3 का, तो अब मैं सिर्फ x1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, मान लो या सिर्फ x3 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ एक्चुअली क्या होगा, सिर्फ x3 गायब होगा, x1 x2 तो रहेगा, सो दैट आपके पास ये बच के आएगा फिर, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो सेम रूल विल वर्क, ठीक है। तो एक वेरिएबल बस गायब होगा, x3 गायब होगा इसमें से, तो x3 के इसमें समेशन हो गया ना, तो ये बचा आपके पास। सो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x2, तो इसका ये नोटेशन है। सो अगेन जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 x2 को आप इंटीग्रेट करोगे x1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली पीएमएफ में काम करेगा, सेम रूल पीएमएफ में काम करेगा, बस क्या करना है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन की जगह समेशन लगेगा और कोई डिफरेंस नहीं है। सो सेम रूल विल वर्क इन केस ऑफ जैसे, तो ये भी एज ए थ्योरम में लिख देता हूँ कि लेट पी x1 कॉमा x2, जस्ट नोटेशन है ना, दिस इज जॉइंट पीएमएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेक्टर x1 x2, देन पहला मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x1, तो ये हो गया समेशन पी x1 कॉमा x2, ये आ जाएगा। दूसरा, ठीक है ना, तो ये नोटेशन इसका क्या है, x इक्वल तो आ जाएगा, बट नोटेशन विल बी p ऑफ जस्ट x1, ठीक है, या p x1 भी लिख सकते हो चाहो तो, या बस से छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x2, सो p x2 या यहाँ पे x1 x2 लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ज्वाइंट है उसमें आप x1 के रेस्पेक्ट में समेशन कर दो, तो जस्ट इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ गया। तो सिंपल आपको समझ आ रहा है कि ज्वाइंट पीएमएफ दिया है तो समेशन करना है x2 के रेस्पेक्ट में, तो x1 का मार्जिनल मिलेगा, x1 के रेस्पेक्ट में समेशन करोगे x2 का मार्जिनल मिलेगा, x2 के रेस्पेक्ट में समेशन करोगे x1 का मार्जिनल। वही चीज़ पीडीएफ में है, तो इंटीग्रेशन x1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो x2 का पीडीएफ मिलेगा, x2 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x1 का पीडीएफ मिलेगा। सीडीएफ में है कि इन्फिनिटी रखोगे x1 को तो x2 का सीडीएफ मिलेगा, x1 को इन्फिनिटी रखोगे तो x2 का सीडीएफ, x2 को इन्फिनिटी रखोगे तो x1 का सीडीएफ। तो ये अभी हमने मेनली जो डिस्कस किया है, जैसे यहाँ पे ट्राई करो, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ x y, व्हाट इज द मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x y, निकाल पाओगे? तो इन क्वेश्चन में ज्वाइंट निकाला था हमने, तो इसको अगर मैं रिपीट करूँ, इसी क्वेश्चन को आगे मैं रिपीट करूँ अगर, तो इसको मैं रिपीट करूँगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट। तो इस क्वेश्चन को मान लो थर्ड क्वेश्चन है, तो अभी हमने ज्वाइंट पीडीएफ लिखा था, सो k तो हमने निकाल रखा था, 4 आया था, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड है ना, एंड है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 था, यही था, 0 अदरवाइज। सो दिस वाज ज्वाइंट पीडीएफ, दिस इज joint PDF of continuous random vector xy। तो आपको निकालना है marginal PDF of x, ये निकालना है आपको, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई। अब आराम से घर बैठ के कोई बुक उठाओ, इसके सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो, नहीं तो है ना कोई प्रॉब्लम सीट उठाओ जहाँ इस तरह के मार्जिनल वाले क्वेश्चंस हो, तो आप मार्जिनल सीडीएफ निकाल सकते हो, मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकते हो, मार्जिनल सीडीएफ पीडीएफ पीएमएफ तीनों आ जाएगा। ज्वाइंट दे रखा होगा तो अभी बस यही सीखा कि ज्वाइंट है क्या और मार्जिनल निकलता कैसे, आज यही देखा हमने बस। ये सिमिलरली जो फोर्थ क्वेश्चन था तो हमने वो टेबल बना दिए थे,
तो टेबल से ही बता देता हूँ। एक्स वाई, यहाँ 0 1 था सपोर्ट और यहाँ 0 1 2 था, ठीक। सो 1/8, यहाँ आई थिंक 1/4 के था, 2 के था, यहाँ 1/6 1/6 1/6 और कितना था यहाँ पे 1/4 था, ठीक है। देख लो सम 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे के था ना, 1/8 था एक्चुअली। सो यहाँ 1/8 ये है। ये क्या है, जॉइंट पीएमएफ है। सो दिस इज जॉइंट पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट एक्स वाई। तो आपको मार्जिनल निकालना है। सो मार्जिनल पीएमएफ क्या होगा, ठीक है, कितना आएगा, यही होगा। तो ये x की वैल्यू, x के सपोर्ट में क्या है, x का तो दो ही सपोर्ट है, 0 1। 0 और 1। तो 0 और 1 पे आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y, तो y इज इक्वल टू वाई, और y के सपोर्ट में तो 3 वैल्यू है ना, x इधर था, दिस वाज x एंड दिस वाज y, तो y के सपोर्ट में 3 वैल्यू, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पर अलग निकालना पड़ेगा कि y बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 2 क्या आएगा, करो। तो देखो ये आसान है, डिस्क्रीट में बहुत आसान है डील करना। हमें क्या करना है, x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो y के रेस्पेक्ट में समेसन कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 चाहिए तो ऐड कर लो तीनों को, एलसीएम ले लो, कितना 24 आएगा एलसीएम, तो 13/24। 13/24। 13/24। ओके, तो ये आ गया। x बराबर 1 चाहिए, तो x बराबर 1, तो y के रेस्पेक्ट में समेसन करना है, तो y की सारी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऐड कर देना है एक्चुअली। सो y की जितनी वैल्यूज उसके करस्पॉन्डिंग ऐड, y के रेस्पेक्ट में समेसन करना है ना, तो ऐड कर देना है, ऐड कर लो, तो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड कर लो फिर से, 11/24। तो ये आ गया 11/24, यही आंसर है। आगे लिखना चाहो 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज। अब ऐसे ही y पे करो, तो y बराबर 0 चाहिए, तो x पे समेसन होगा, तो ये दोनों ऐड कर लो कितना आता है, फिर ये दोनों ऐड कर लो कितना आता है, फिर ये दोनों ऐड कर लो कितना आता है, यहाँ लिख दो, x के रेस्पेक्ट में समेसन करना है तो 11/24, 10/24, 11/24, 7 फिर 10/, 7/24। 7 कौन सा, ये वाला, पहले वाले और थर्ड वाले में। पहले थर्ड 7 है, अच्छा 7 और यहाँ भी 7, ओके। तो 7/24, 10/24, 7/24, चेक कर लो जी, है ना। सो ठीक है, अब ऐसे उसको इंटीग्रेट करो, अब उसमें आपको इंटीग्रेट करना होगा, इसमें क्या होगा कि जो 4 है उसका इंटीग्रेशन, ज्वाइंट 4 है ना, उसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ 4 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, ये डिफरेंस है। लिमिट कैसे लोगे, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ तो हमने बनाया था इसका अभी, तो इसका ग्राफ बना लो। सो ग्राफ बनाओगे तो ऐसा होगा, x के नीचे हाफ है और y/1 है, ये वाला रीजन है। तो कैसे आप लोग लिमिट लेते हो देख लो, तो जैसे मुझे यहाँ y की लिमिट चाहिए, तो मेरा क्या तरीका है कि हम y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखेंगे एंड वाला कर्व क्या है, हाँ यही देखेंगे हम कि एंड कर्व है क्या, तो ये कर्व y बराबर 0 और ये कर्व y बराबर 1 - 2x, तो यहाँ लिमिट होगा 0 से 1 - 2x, इसको इंटीग्रेट कर लो जी, तो आ जाएगा 4 टाइम 1 - 2x। अब x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो ध्यान दो x एक्सिस को देखो ध्यान से क्या है, तो x की वैल्यू 0 से हाफ में होगी, इक्वलिटी लगाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ x की लिमिट क्या लोगे,
तो x की लिमिट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ कि x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला कर्व देखो क्या है और ये वाला उस लाइन के greater than एंड 0 half half x बराबर 0 और यहाँ x बराबर निकालोगे वहाँ से, सो 1/2 आ जाएगा 1 माइनस वाई, है ना। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से 0 से y माइनस 1/2 है ना, सॉरी 1 माइनस वाई बाई 2 ना, सो 1 माइनस वाई बाई 2 है। तो ये एलसीएम लोगे 4 टाइम 1 माइनस वाई अपॉन 2। अब y की लिमिट देखो, इसमें y एक्सेस कितना इन्वॉल्व है, सब प्रोजेक्शन y पे, सो 0 to 1 चेक कर लो जी। इंक्लूड करना चाहोगे कोई दिक्कत, दोनों इंक्लूड, एक्सक्लूड करना एक्सक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर हो गया। 0 अदरवाइज है, आप लिखना चाहो तो ठीक है, 0 अदरवाइज ठीक है आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सर यहाँ पर जो fx निकाले हैं तो उसमें y एक्सिस के पैरेलल लिमिट्स लेनी है हमें, और जब y निकालनी है तो x एक्सिस के पैरेलल लिमिट्स लेनी है सारे क्वेश्चन में। मतलब आपको y की लिमिट लेनी है एक्चुअली, यहाँ ना y dy है ना, तो जब हमें x का पीडीएफ चाहिए तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो y की लिमिट लेनी पड़ेगी। तो y, अब आप इंटीग्रल में कैसे सीखे हो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है समझने का, है ना। कुछ लोग स्ट्रिप बनाते हैं उस तरह से है, तो मैं जैसे y की लिमिट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेलल लाइन y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे एंड में कर्व क्या है, उस लाइन जो ड्रॉ किया मैंने y के पैरेलल, उसका एंड में 2 कॉर्नर से कर्व है, तो वो हमारा लिमिट होगा, लोअर अपर, ये देख लेंगे हम वैसा। जब मुझे x की लिमिट चाहिए था तो मैं x के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया उस शेडेड रीजन में। अब देखेंगे लेफ्ट कर्व क्या है, राइट कर्व क्या है, उस लाइन का एंड कर्व कौन सा है शेडेड रीजन में, जो बाउंड्री को टच करती हुई जो मेरा लाइन है उसको एंड कर्व क्या है, तो वो हम देखते हैं कि जैसे x बराबर 0 था, x बराबर, तो x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर 0 टू x बराबर व्हाट, तो ये था x माइनस 1 माइनस वाई बाई 2, हाँ उस तरह से। तो आप जैसे भी सीखे हो इंटीग्रल में उसके हिसाब से करना है, ठीक है। सर ये x के पीडीएफ के लिए y के रिस्पेक्ट में क्यों इंटीग्रेट किया एक क्वेश्चन में मुझे ना, क्योंकि y को हटाना है ना, कि x के पीडीएफ में सिर्फ x आएगा, जॉइंट में दोनों रहता है ना, यहाँ तो कोइंसिडेंटली 4 था, कांस्टेंट है, बट जनरली एक्स वाई रहेगा ना, इस तरह से। तो ओके, y को रिमूव करने के लिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, हाँ ऐसा आप समझ सकते हो, आपके y को रिमूव करना है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में समेशन किया जा रहा है, तो ये इंटीग्रेशन किया जा रहा है, तो ऐसे समझ सकते हो आप कि y को रिमूव करना है तो हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ y था तो x को रिमूव करना है, x को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हालांकि इसको प्रूव किया जा सकता है इजीली, जैसे हम देखेंगे तो। ओके जी, सो अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आज हमने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेक्टर, जॉइंट सीडीएफ, जॉइंट पीडीएफ, जॉइंट पीएमएफ। देन जॉइंट से मार्जिनल कैसे निकलेगा ये, तो जितने भी मार्जिनल वाले क्वेश्चन चाहे पीवाईक्यू में हो चाहे कहीं भी हो, आप थोड़ा ट्राई करके देखो, जहाँ मार्जिनल निकालना है। कोई दिक्कत आए तो कल डिस्कस करो, इसके आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, सो मेनली, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, नहीं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस टाइप रैंडम वेक्टर, इसका कुछ अलग डेफिनेशन नहीं है। जैसे रैंडम वेक्टर डिफाइन किया, तो रैंडम वेक्टर क्या है, टपल है, एन टपल है रैंडम वेरिएबल्स का। सो सारे रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो रैंडम वेक्टर डिस्क्रीट होगा, सारे रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस होगा, इतना ही है। सो इतना हमने अभी डिस्कस कर लिया थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरेटिकली देखो, ठीक है। ज्वाइंट सीडीएफ, मार्जिनल सीडीएफ, ज्वाइंट सीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, मार्जिनल पीएमएफ, है ना, ये तीनों पार्ट हो गया डिस्कस। तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करके आइए, कल देखते हैं आगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू। बाकी डाउट क्लास होगी, जिनका डाउट होगा रख सकते हैं।